समझ में आ गई है। ठीक है, एक बोल रहा है सर एंजियोस्पर्म का है बेटा। ये जो भी था गजब का था बेटा। एंजियोस्पर्म जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डाइकॉट और एक होते हैं मोनोकॉट। ये जो भी था बहुत गजब का बालक था। सर एंजियोस्पर्म कहाँ है बेटा? ये जो डाइकॉट और मोनोकॉट होते हैं इन्हीं को ही हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं, आवृत बीजी बोलते हैं। यानी एंजियोस्पर्म के दो प्रकार होते हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट। तो मेरे भाई ऐसे पढ़ ले यार, ठीक है ध्रुवेश? ध्रुवेश, इन्हीं को डाइकॉट और मोनोकॉट को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? याद रखना, पुष्पीय पादप या आवृत बीजी बोलते हैं या एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। डन ध्रुवेश? समझ में आ गया ध्रुवेश? चलो, सो कुल मिलाकर बेंथम और हुकर का कमी क्या थी कि इन्होंने पूर्वजता के आधार पर या विकास के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया था। तो अब आप मुझे बताइए, वर्तमान में यानी प्रेजेंटली जो वर्गीकरण होता है, प्रेजेंटली जो वर्गीकरण किया जाएगा, प्रेजेंटली वो वर्गीकरण कैसा होगा? क्या जो प्रेजेंटली वर्गीकरण होएगा उसमें हम बाह्य गुण देखेंगे? सोचो। हाँ सर, बाह्य गुण देखेंगे। क्या हम आंतरिक गुण देखेंगे? हाँ सर, आंतरिक गुण भी देखेंगे। और साथ साथ क्या हम जाति वृत्तीय संबंध भी देखेंगे? हाँ सर, जाति वृत्तीय संबंध भी देखेंगे। यानी सारी चीजें देखेंगे। अब अगर ये सारी चीजें देखेंगे तो हम ऐसे वर्गीकरण को क्या बोलेंगे? जाति वृत्तीय वर्गीकरण। ऐसे वर्गीकरण को हम क्या नाम देंगे? जाति वृत्तीय वर्गीकरण, जिसमें हम सारे गुणों को देख लेंगे। क्या हो गया भैया? चल गई है? ठीक है। क्या बोला मैंने कि इससे पहले तक बेंथम और हुकर के वर्गीकरण में किसको नहीं रखा गया था? इस जाति वृत्तीय पूर्वजता का आधार नहीं माना गया था, विकासीय आधार नहीं देखा गया था। तो मैंने इतनी सी तो बात बोली कि प्रेजेंटली यानी वर्तमान में जो हम वर्गीकरण करेंगे पादपों का, उसमें हम क्या देखेंगे? सर बाह्य गुण देखेंगे? हाँ बिल्कुल देखेंगे। आंतरिक गुण देखेंगे? हाँ बिल्कुल देखेंगे। और जाति वृत्तीय संबंध देखेंगे यानी विकास का आधार देखेंगे? हाँ सर, ये भी देखेंगे। और ये सारी चीजें देखेंगे तो ऐसा वर्गीकरण क्या कहलाएगा? सर जाति वृत्तीय वर्गीकरण। अब आप बोलेंगे सर ये किसने दिया? तो ये किसी स्पेसिफिक साइंटिस्ट ने नहीं दिया था। जैसे हमने बोला कृत्रिम वर्गीकरण अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिया। आपके अरस्तु ने भी कृत्रिम दिया, आपके लीनियस ने भी कृत्रिम दिया, थियोफ्रेस्टस ने भी कृत्रिम दिया था। नेचुरल जो था वो किसने दिया था? सबसे पहले बेंथम, हुकर और भी वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने भी नेचुरल दिया था। लेकिन हमें जो नेचुरल याद रखना है वो किसका याद रखना है? बेंथम और हुकर का याद रखना है। ठीक है, अब बात आ रही है ये वर्तमान में जो जाति वृत्तीय वर्गीकरण है, क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक साइंटिस्ट का नाम याद रखना है? नहीं, कोई नाम याद नहीं रखना है। बस इतना सा याद रखना है क्या कि प्रेजेंटली जो वर्गीकरण जो चल रहा है, वर्तमान में जो वर्गीकरण चल रहा है वो कौन सा है? जाति वृत्तीय वर्गीकरण तंत्र है, जिसमें हम विकासीय संबंध भी देखते हैं। कौन से संबंध देखते हैं? विकासीय संबंध देखते हैं, पूर्वजता देखते हैं। कि जब हम वर्गीकरण करेंगे जीवों का या पादपों का तो हम बाह्य संरचना भी देखेंगे, बाह्य गुण भी देखेंगे, आंतरिक गुण भी देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि वो पादप जो सेम टेक्सा में रखे जा रहे हैं, सेम समूह में रखे जा रहे हैं, सेम वंश में, कुल में, जगत में, संघ, भाग, गण, कुल, ये जिसमें भी रखे जाएंगे उनमें हम पूर्वजता भी देखेंगे, उनमें हम विकासीय संबंध भी देखेंगे। कनेक्ट कर पा रहा है? इतनी सी बात है, इतनी सी बात कनेक्ट कर पा रहा है, इतनी सी बात समझ पा रहा है? क्या ये चीज समझ में आ गई है कि वर्तमान में अबे क्या बीमारी है, क्या चल रहा है? ये
हेलो आनंद, क्या चल रहा है यार? ये कितनी बार क्लास रुकेगी? हाँ हाँ, बार बार रोज क्लास में होता है यार, ये रोज का रोज, रोज की कहानी हो गई है, रोज की। देखो यार क्या है ये, रोज का कहानी हो गई है। सर जी डाटा खत्म हो गया क्या एलन वालों का? बेटा बहुत मजे लेते हो तुम, हैं बहुत मजे लेते हो कसम से। सर जी फिर से बता दो। बेटा कितनी बार बताऊं एक ही चीज को? काहे नहीं एक बार में समझ लेता? तेरे को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि बेंथम और हुकर ने जो वर्गीकरण दिया था उसमें उन्होंने वर्गीकरण दिया, नेचुरल सिस्टम दिया, कई सारे, उसने बाह्य गुण भी देखे, आंतरिक गुण भी देखे थे, लेकिन उन्होंने जब वर्गीकरण किया तो जो ऑर्डर जो था वो गलत था। क्यों? क्योंकि विकासीय संबंध नहीं देखे, पूर्वजता नहीं देखी कि पहले कौन आए थे, तो विकासीय संबंध नहीं देखे, पूर्वजता नहीं देखी, जाति वृत्तीय संबंध नहीं देखे, इसलिए गलती कर बैठे। तो ऑर्डर जो था वो ये बन रहा था। तो प्रेजेंटली अब हम कौन सा वर्गीकरण करेंगे सर? सबसे पहले हमने कृत्रिम देखा, फिर प्राकृतिक देखा, अब प्रेजेंटली कौन सा करना चाहिए, वर्तमान में कौन सा वर्गीकरण करना चाहिए सर? जाति वृत्तीय वर्गीकरण, जिसमें हम बाह्य गुण भी देखें, आंतरिक गुण भी देखें और विकास के आधार पर भी हम संबंध देखें। फिर हम जब वर्गीकरण करें तो वो सा वर्गीकरण क्या कहला रहा है? जाति वृत्तीय वर्गीकरण कहला रहा है। बताओ, यहां तक की बात समझ में आ गई है? ठीक है, डन, क्लियर है? अब एक बार जरा बता दीजिए, यहां तक की बात समझ में आ गई है या अभी भी क्लास रुक रही है तुम्हारी? यहां तक की बात समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक जब हम पढ़ लेते हैं, ये हमारी एनसीईआरटी में इस तरीके की लाइन लिखी हुई है, जहां एक्स्ट्रा बताने की जरूरत है मैं बता रहा हूं, और जो एनसीईआरटी कवर करानी है वो भी करा रहा हूं। तो ये वाली लाइन क्लियर है कि वर्तमान में यानी प्रेजेंटली जो हम वर्गीकरण करते हैं वो कौन सा तंत्र होता है? जाति वृत्तीय वर्गीकरण तंत्र होता है, जिसमें हम विकासीय संबंध देखते हैं। और जब विकासीय संबंध देखेंगे तो हमें पूर्वजता का पता लगेगा कि समान पूर्वज किसके हैं। पूर्वजता का नहीं पता लगेगा, इवोल्यूशन का पता नहीं लगेगा। अरे मेरे भाई जरा दिमाग लगा, पूरा चैप्टर पढ़ चुका है तू, इवोल्यूशन, जिसमें हमने कार्बनिक विकास के प्रमाण देखे थे। क्या वहां पर पूर्वजता आई थी? हाँ सर। तो यहां पर हम विकासीय संबंधों के आधार पर जब वर्गीकरण करेंगे तो पूर्वज का नहीं पता लगेगा कि समान पूर्वज किसके हैं किसके नहीं है, लगेगा ना? तो ये लाइन यहां पर लिखी हुई है। फिर से रुक गई है। चल गई, ठीक। आइए, यहां तक की बात, पूरा फ्लो बिगाड़ देते हैं यार कसम से, पूरा फ्लो बिगड़ जाता है। इतना अच्छा फ्लो चल रहा था पढ़ाने का और पढ़ने का भी, पूरा खत्म कर देते हैं। रोज की कहानी हो गई है, सेम टू सेम। यही उड़ान बैच में होता है। 7 बार रुकी है कल क्लास। हाँ जी, डन। चल आगे बढ़ते हैं।
अब यहां पर दो बिंदु दे रखे और ये है बहुत खतरनाक बिंदु, ये दूसरा बिंदु और ये तीसरा बिंदु, और ये कसम से समझ में नहीं आता, तो प्यार से आराम से सुनना। क्या आप में से कितने बच्चों को ये वर्ड याद आ रहा है, वर्गीकी? टेक्सोनॉमी। एक बच्चा कह रहा है एलन ने रिचार्ज नहीं कराया, उनसे बोलो रिचार्ज कराएंगे भाई। हाँ जी, टेक्सोनॉमी, वर्गीकी, सभी को याद आ रहा है? हाँ सर, टेक्सोनॉमी, वर्गीकी। वर्गीकी के अंतर्गत हम क्या करते थे सर? आइडेंटिफिकेशन करते थे। हाँ सर। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद नॉमेनक्लेचर करते थे। हाँ सर। नॉमेनक्लेचर करने के बाद हम क्या करते थे? क्लासिफिकेशन करते थे, यानी वर्गीकरण करते थे। हाँ सर, ठीक है। अब सर ये वापस से क्यों आई है ये वर्गीकी? हमने तो पढ़ ली थी जीव जगत चैप्टर में, ये वापस से क्यों आई है वर्गीकी? क्योंकि यहां पर वर्गीकी का एक प्रकार दे दिया हमारी एनसीईआरटी ने, जिसका कोई लॉजिक नहीं था। यहां पर बिना फालतू में ठूस दिया। यहां पर क्या, ये जो बिंदु जो है, ये दूसरा और ये तीसरा बिंदु, ये फालतू में ठूस दिया, जिसका कोई लॉजिक नहीं था। यहां पर अगर देना चाहिए था तो ये कहां पर देना चाहिए था? ये पहले चैप्टर में देना चाहिए था। ये वाला बिंदु वर्गीकी का एक प्रकार दे रखा है, कौन सा? संख्यात्मक वर्गीकी, यहां पर दे रखा है संख्यात्मक वर्गीकी, ये दे रखा है। अब सर ये क्या होती है संख्यात्मक वर्गीकी? बहुत सीधे से शब्दों से समझते हैं और एक ही बार में, एक ही झटके में समझने की कोशिश करते हैं। एक ही बार में एक ही चीज को समझने की कोशिश करते हैं। क्या आप सभी को एक क्लास में बैठाया जाता था? क्या उस क्लास का कोई नंबरिंग करी जाती थी? क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एक संख्या देते हैं। क्यों दिया आपको ये संख्या? इस संख्या किस लिए दी गई थी? आप में से कोई हो सकता है क्लास फर्स्ट में जो बच्चा है, मान लेते हैं, या अभी क्लास 12th में जो बच्चा है, हो सकता है वो बच्चा किसका है? मान लेते हैं किसी ब्राह्मण फैमिली का है, हो सकता है किसी क्षत्रिय फैमिली का है, हो सकता है किसी जैनिज्म का बच्चा है, हो सकता है किसी मोमडन का बच्चा है, हो सकता है किसी हिंदू में किसी और कास्ट का बच्चा है। यानी अलग 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 है। हाँ सर, लेकिन समानता है। हाँ सर, सोचो, अलग 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 है। हाँ सर, लेकिन समानता है। हाँ सर, क्या ह्यूमन ही तो है कि नहीं है? हाँ सर। और उन सभी ह्यूमंस की आईक्यू के बेसिस पे, उस आईक्यू के बेसिस पे हमने उनको एक संख्यात्मक वर्ग में रख दिया। एक संख्यात्मक वर्ग में रख रहे, एक संख्यात्मक, एक न्यूमेरिकल क्लास में रख रहे हैं। मतलब मेरा तो मन कर रहा, तो मेरे लपाड़े लगा दे यार, कैसे मूर्ख बच्चे हैं यार। मैं समझा रहा हूं, कह रहा है मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं आर्य हूं, मैं ये हूं, मैं राजपूत हूं। मैं कह रहा हूं जो चीज समझनी है उस पर फोकस नहीं है। भाई क्या चाहते हो तुम? हैं? कल की क्लास में 7 बार रुकी है, आज की क्लास में ऑलरेडी 3 बार रुक चुकी है। अब ये होएगा, वापस से होएगा फिर से? अब नहीं होएगा। वापस से सुनना बेटा। अरे रुक जा मेरे भाई अब्दुल्ला, फिनाटिक क्या होता है? रुक जा भी, रुक जा, बता रहा हूं। क्या ये चीज समझ में आई? क्या कि हम यहां पर इतने अलग अलग प्रकार के जो जब जीव मिलेंगे, सोचना, क्या इतने अलग अलग प्रकार के जब हम आइडेंटिफाई नॉमेनक्लेचर करके इतने अलग अलग प्रकार के जब जीव मिलेंगे, तो जब हम उनकी वर्गीकी के अंतर्गत जब वर्गीकरण करेंगे, तो वर्गीकरण में जब हम नाम दे रहे थे
कि ये एनिमेलिया है, ये प्राइमेटा है, ये पेंथेरा है, अजी ये क्रूसीफेरी है, अजी ये पेप्लियोनेसी है। तो ये जब नामकरण करते तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा कर देते हैं। तो हमने एक वर्गीकी की एक ऐसी शाखा बनाई, एक वर्गीकी की एक ऐसी शाखा बनाई जो कंप्यूटराइज्ड है, जो कैसी है, कंप्यूटराइज्ड है। अब कंप्यूटर में कोडिंग की जाती है, हाँ सर। तो हमने संख्यात्मक वर्गीकी में हमने कोड जनरेट किए, कोड। हमने बोला कोड 1, कोड 2, कोड X, कोड Y, यानी हमने यहां पर इस तरीके से एक संख्या दे दी कि इस संख्या के अंतर्गत वो सारे जीवों को रखा जाएगा जो स्तनधारी होंगे। इस संख्या के अंतर्गत उन सारे जीवों को रखा जाएगा जो उभयचर होंगे। इस संख्या के अंतर्गत उन सभी पादपों को रखा जाएगा जो मोनोकॉट्स होंगे, जो मोनोकॉट्स में फिर फर्दर डिवाइड करेंगे, फिर उस संख्या के आगे और संख्या। तो इसमें आसानी ये होती है कि इतना सारा रिकॉर्ड जो है वो कब तक बुक्स में रखेंगे, समझना इस चीज को। इतना सारा रिकॉर्ड है, उनको बुक्स में कब तक छापेंगे, कब तक रखेंगे? भैया कंप्यूटर में अगर डालना पड़ेगा तो कंप्यूटर की लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो है कोडिंग लैंग्वेज। तो हमें कोड देने पड़ेंगे। किसको कोड देने पड़ेंगे? उन वर्गों को, उन समूहों को, उन पदों को, उन स्टेप्स को क्या देने पड़ेंगे? कोड देने पड़ेंगे। उस कोडिंग के बिहाफ पर जब हम वर्गीकरण करेंगे तो ऐसी वर्गीकी को हम क्या बोलेंगे? संख्यात्मक वर्गीकी। क्या बोलेंगे? संख्यात्मक वर्गीकी। इतनी सी बात समझनी थी। यस अर्सला, वेरी गुड। बहुत दिनों बाद तुम्हारा नाम देखा, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। पहले बहुत डिस्टर्ब करती थी लेकिन अब सिर्फ फोकस करती है पढ़ाई पर। वेल डन अर्सला। यस, ए लाइक ए बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स थी लेकिन बायो इन्फॉर्मेटिक्स से थोड़ी सी अलग है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हम क्या करते हैं? टूल्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, ड्रग डिजाइनिंग करते हैं, ये भी करते हैं, ठीक है, डन। अब एक काम कर, एक बार इसको पढ़। जब ये चीज पढ़ते थे एनसीईआरटी में तो ये कसम से समझ में नहीं आती थी ये है क्या। अब जब मैंने बताया, बताने के बाद तो इसको कनेक्ट करेगा, जो चीजें मैंने तेरे को समझाई है वो कनेक्ट करने के बाद अब तो इस लाइन को पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद फिर बोलेगा कि हाँ गुरुजी अब ठीक है, अब समझ में आ गई है। अलग अलग स्पेसिफिक कोड है बेटा, स्पेसिफिक कोड है। ह्यूमंस का कोड जो होता है आई थिंक उसमें कुछ नाम दिया हुआ है, मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, मुझे आइडिया नहीं है अमन। ह्यूमंस का स्पेसिफिक कोड है, ठीक है, HS नाम से कुछ है। एक बार मैं क्लियर करके बता दूंगा क्या कोडिंग, किस संख्यात्मक वर्गीकी के अंतर्गत होमोसेपियंस को क्या कोडिंग नंबर दिया गया है। पढ़ ले एक बार, आराम से पढ़ ले, समझ में आएगा, बिंदास समझ में आएगा। आगे समझ में शालू सूर्यवंशी, मिस्टर रमाकांत, विवेक चौधरी, बहुत ही बढ़िया, जैनब, दीपिका, बहुत ही बढ़िया, रमाकांत, विवेक, हिमांशु, तनुष्का, यूपी आजमगढ़, जबरदस्त, बुशरा, अभिषेक, डन। क्लियर है संख्यात्मक वर्गीकी। चलिए जनाब, ये हो गई संख्यात्मक वर्गीकी की बात, जिसको हम न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गुरु इसको? हम न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बोलते हैं। डन। अब यहां पर एक और बिंदु यहां पर नीचे दिया हुआ है, कौन सा? ये वाला। अब सर ये बिंदु क्या कहला रहा है? मैंने कहा पहले ऊपर वाले को हटा देता हूं, क्योंकि पढ़ते हैं तो हमारा ब्रेन जो है ना इसी तरीके से काम करता है कि दूसरी चीजें बीच में अगर आती हैं तो हमारी कंसंट्रेशन लूज हो जाती है। इसलिए मैंने इसको यहां से हटा दिया कि अब आपका पूरा फोकस यहां पर होएगा। ठीक है जी। अब देखिए यहां पर आपने अभी अभी वर्गीकी के अंतर्गत आपने एक प्रकार देखा, कौन सा? संख्यात्मक वर्गीकी। संख्यात्मक वर्गीकी में हम क्या कर रहे थे? कोड्स दे रहे थे। क्या दे रहे थे? कोड्स दे रहे थे। क्या दे रहे थे? कोड्स दे रहे थे हर एक वर्ग को, हर एक स्टेप को, ताकि कंप्यूटराइज्ड लैंग्वेज में
हमें बार बार अड़चन ना आए, हम फटाफट उस डाटा को स्टोर करते जाएं। ठीक है, अब बात आ रही है क्या सर, हमने एक और वर्ग की एक और शाखा देखी जिसको हमने नाम रख दिया क्या, कोशिकीय वर्ग की। हमने एक और शाखा देखी जिसको हमने नाम दे दिया रासायनिक वर्ग की। अब ये कोशिकीय वर्ग की, ये रासायनिक वर्ग की क्या है, इसको बोलते हैं साइटोटैक्सोनॉमी, इसको हम बोलते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। अब मेरे भाई मेरे को सीधी सी बात बताना भैया, हम वर्गीकी में क्या कर रहे थे, वापस से वही चीज फिर से रिपीट होएगी सर, आइडेंटिफिकेशन सर, नोमेनक्लेचर सर, क्लासिफिकेशन। पूरी बात कहां पर आकर अटक रही है सर, वापस से किस पे, क्लासिफिकेशन पे। कैसे सर, जस्ट सुनना एक एग्जांपल। मैंने बोला आज मेरे को एक जीव मिला, मैंने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, मैंने उसको पहचान कर ली, फिर उसका मैं नामकरण कर रहा हूं, अब मैं उसका क्लासिफिकेशन करने वाला हूं। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन जब मैं करूंगा तो किसी ना किसी आधार पर करूंगा ना, आधार देखूंगा, हाँ सर, सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज देखूंगा, बिल्कुल देखूंगा। अब पर्टिकुलरली अगर मैं यहां पर आधार क्लासिफिकेशन करते हुए, वर्गीकरण करते हुए, क्लासिफिकेशन करते हुए, अगर मैं यहां पर आधार क्या मान रहा हूं, कोशिका अध्ययन, बाकी सारे आधारों को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, केवल और केवल मैंने किसका अध्ययन किया सर, मैंने कोशिका में क्रोमोसोम की स्टडी कर ली, उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी कर ली। क्या सर, मैंने सेल की स्टडी करी, जिसमें सेल में मैंने क्रोमोसोम की नंबर देख ली, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देख ली, क्रोमोसोम किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, उनके जीन एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो ये स्टडी जो होगी, क्या ये कोशिकीय अध्ययन के अंतर्गत होगी? हाँ सर। क्या इस स्टडी में कोशिका का अध्ययन किया जाएगा? हाँ सर। तो अगर पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ अगर मैं वर्गीकरण करते हुए अगर मैं आधार मानूंगा क्या, कोशिका अध्ययन, तो ऐसी वर्गीकी को मैंने बोल दिया क्या, साइटोटैक्सोनॉमी, कोशिकीय वर्गीकी। सिंपल। अरे कॉमन सेंस लगाओ, इससे पहले वाली वर्गीकी क्या कहला रही थी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। यानी जहां पर जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो किस आधार पर कर रहे थे, कोड्स के आधार पर कर रहे थे, कोडिंग कर रहे थे, संख्या दे रहे थे हर एक समूह को। अब हम जब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हम किस बेसिस पर कर रहे हैं, हम क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हम क्रोमोसोम की संख्या देख रहे हैं, हम क्रोमोसोम का के अंदर जो जीन्स है वो अभिव्यक्ति देख रहे हैं उनकी। तो ये सारी चीजें जब हम कर रहे हैं तो हम यहां पर क्या आधार मान रहे हैं, हम कोशिका का ही तो अध्ययन कर रहे हैं। और कोशिका का अध्ययन करके अगर हम वर्गीकरण करते हैं, सिर्फ कोशिका का अध्ययन करके अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो ऐसी वर्गीकी को हम क्या बोलेंगे, कोशिकीय वर्गीकी बोलेंगे। डन, क्लियर है, चले आगे, समझ में आ गया। अब आप खुद सोचना, रासायनिक वर्गीकी में हम और कोशिकीय वर्गीकी में खुद सोचो क्या डिफरेंस होएगा, और खुद दिमाग लगाओ। क्या आपकी बॉडी में अलग अलग केमिकल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, ये क्या है, सारे रसायन हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। हाँ सर। अब जैसे मैंने तेरे से पूछा क्या तेरे अंदर रेजरपाइन बनता है, नहीं सर वो तो राउ वॉल्फिया में बन रहा था। लेकिन तेरे अंदर जो इंसुलिन बन रहा है क्या वो प्लांट्स में बन रहा है, नहीं सर। तो केमिकल्स का डिफरेंस है, हाँ सर।
तो केमिकल्स की स्टडी करने के बाद में अगर मैं वर्गीकरण करूंगा तो ऐसी वर्गीकी को मैं क्या बोलूंगा कि ऐसी वर्गीकी को मैं रासायनिक वर्गीकी बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? हाँ सर, खत्म। तो रासायनिक अध्ययन करने से रासायनिक कारकों का उपयोग या रासायनिक कारकों को आधार मानकर अगर वर्गीकरण करेंगे तो ऐसी वर्गीकी रासायनिक वर्गीकी। कोशिका के अंतर्गत कोशिकीय संरचनाओं का अध्ययन करके, कोशिकीय संरचनाओं का अध्ययन करके अगर मैं वर्गीकरण करूंगा तो वो क्या कहलाएगा? कोशिकीय वर्गीकी। डन। क्या कहलाएगा वो? कोशिकीय वर्गीकी कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? कोशिकीय वर्गीकी कहलाएगा। और अगर मैं जब वर्गीकरण करूंगा तो मैं संख्यात्मक गुणों के आधार पर ये संख्या दूंगा, कोडिंग करूंगा, उस आधार पर जब वर्गीकरण करूंगा तो वो क्या कहलाएगा? आपका संख्यात्मक वर्गीकी कहलाएगा। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि ये बिंदु इस चैप्टर में आने चाहिए थे? सोचो, आपको लगता है कि ये जो बिंदु यहां पर लिखे गए हैं, क्या ये इस चैप्टर में आने चाहिए थे? दिमाग लगाओ। क्या ये आपको इलॉजिकल लग रहा है? तो यस, हमारी एनसीईआरटी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी जगह पर इलॉजिकल बन जाती है। ये कौन से चैप्टर में आने चाहिए थे? सर ये आने चाहिए थे कहां पर? जहां फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, लिविंग वर्ल्ड, उसमें आना चाहिए था। और उसमें पर्टिकुलरली कब आना चाहिए था? जब वर्गीकी पढ़ा था, वहां आना चाहिए था। वर्गीकी पढ़ा, वर्गीकी के प्रकार पढ़ते, कौन सा? कीमो टेक्सोनॉमी, साइटो टेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, तो वहां पर ये आना चाहिए था, लेकिन वहां पर नहीं आया था, यहां पर आया इस चैप्टर में। तो अब चाहे यहां पर आए चाहे वहां पर आए, हमें याद तो रखना पड़ेगा। हाँ, ये गलत बात है कि यहां पर दे रखा था जिसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा था। हम जिस फ्लो में चल रहे थे, एकदम से फ्लो बिगड़ जाता है किस चीज का? ना पढ़ने का ना पढ़ाने का, फ्लो बिगड़ जाता है जो टॉपिक चल रहा था उसका। तो एक बार वापस से सारे के सारे बच्चे इस चीज को कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे। क्या? ध्यान से सुनना। क्या हम लोग यहां पर पढ़ रहे थे कि भैया पादप जगत का वर्गीकरण जो होता है, वनस्पति जगत का वर्गीकरण जो होता है, वो वर्गीकरण किस किस तरीके से किया गया था। तो स्टार्टिंग में हमने 3 वैज्ञानिक पढ़े जिन्होंने कृत्रिम वर्गीकरण किया था। सबसे पहले एरिस्टोटल, जिन्होंने बाहरी लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया था, पादपों को 3 समूह में बांटा। क्या? ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स। ठीक है सर, ये था कृत्रिम, जिसमें 1 या 2 बाहरी लक्षण देखे जाते हैं। फिर उसके बाद थियोफ्रेस्टस, जो वनस्पति जगत के पिता हैं, जनक हैं, जिन्होंने वनस्पति जगत का वर्गीकरण किया। कैसा किया? कृत्रिम किया। अब इन्होंने भी केवल बाहरी लक्षणों के आधार पर, वृद्धि के आधार पर 4 भागों में बांटा। डिफरेंस इतना सा था थियोफ्रेस्टस और एरिस्टोटल में। एरिस्टोटल ने 3 भाग बांटे, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स। इन्होंने बांटा ट्रीज, श्रब्स, अंडर श्रब्स और हर्ब्स। इस तरीके से 4 भागों में बांटा। कृत्रिम वर्गीकरण में तीसरे वैज्ञानिक थे कौन? कैरोलस लिनियस। इन्होंने कोशिका भित्ति देखी और बांट दिया। ये वर्गीकरण जो होता है, कृत्रिम वर्गीकरण, बिल्कुल भी सही नहीं है। हम इसको आज नहीं अपनाते हैं, क्योंकि इस वर्गीकरण में आप कायिक लक्षण और आप जनन या हम बोलेंगे लैंगिक लक्षण दोनों का मिश्रण कर देते हैं, और मिश्रण नहीं करना चाहिए, सेपरेट रखना चाहिए। जब भी वर्गीकरण करें चीजों को, जिसको भी आधार मान रहे हैं उसमें सब आधार मानकर उन चीजों को सेपरेट करके क्या करना चाहिए? वर्गीकरण करना चाहिए। तो ये गलत था। फिर साहब आया प्राकृतिक वर्गीकरण, जो किसने किया भैया? प्राकृतिक वर्गीकरण बेंथम हुकर ने किया। इनकी जो बुक थी उसका नाम था जेनेरा प्लांटेरम। कैरोलस लिनियस की स्पीशीज प्लांटेरम, थियोफेरेस्टस की हिस्टोरिया प्लांटेरम। अब बेंथम हुकर ने किसको बांटा था? सर, जो बीज युक्त पादप थे उनको 3 भागों में बांटा, प्राकृतिक वर्गीकरण किया। यानी इन्होंने बहुत सारे बाहरी गुण भी देखे, बहुत सारे आंतरिक गुण भी देखे, लेकिन एक कमी छोड़ दी इन्होंने अपने इस वर्गीकरण में। वो क्या? कि इन्होंने जब वर्गीकरण किया तो इन्होंने जिम्नोस्पर्म को डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में रख दिया। ये इनकी गलती थी। हिसाब से क्या होना चाहिए था? अगर विकासीय संबंधों के आधार पर देखें तो पहले जिम्नोस्पर्म, फिर डाइकॉट, फिर मोनोकॉट है ना? तो विकासीय आधार नहीं देखा था। तो वर्तमान में जो वर्गीकरण चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? जातिवृत्तीय वर्गीकरण, जिसमें हम बाहरी गुण भी देख रहे हैं, आंतरिक गुण भी देख रहे हैं, और साथ साथ विकासीय संबंध देखते हैं। और विकासीय संबंध देखते तो पूर्वजता के बारे में पता लगता है, समान पूर्वजता के बारे में पता लगता है। यहां तक की बात हमने करनी थी। डन। अब इसके बाद ये जो चीज जो थी ये एक्स्ट्रा थी, जो उस चैप्टर में आनी चाहिए थी कि वर्गीकी के यहां पर 3 प्रकार एक्स्ट्रा दे रखे हैं।
कौन से? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी और साइटोटेक्सोनॉमी। डंडना डंडन, यहां तक की बात थी। अब स्टार्ट करते हैं हमारा असली चैप्टर। हाँ जी, क्लियर है? अब सर यहां तक क्या चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ? हो गया था, बस कनेक्ट ये करना था कि इस चैप्टर की स्टार्टिंग कैसे कर रखी है हमारी एनसीईआरटी में। कैसे कि वनस्पति जगत आप पढ़ने वाले हो, लेकिन वनस्पति जगत का वर्गीकरण कैसे कैसे समय के साथ साथ किया गया है। तो पहले कृत्रिम किया गया, फिर प्राकृतिक किया गया, और प्रेजेंटली कैसा किया गया है? जातिवृत्तीय। अब जो प्रेजेंटली जो जातिवृत्तीय किया गया है, ध्यान से सुनना, प्रेजेंटली कैसा किया गया है? जातिवृत्तीय किया गया है, जिसमें हम बाहरी गुण भी देखते हैं, आंतरिक गुण भी देखते हैं, विकासीय संबंध भी देखते हैं। इन सारी चीजों के आधार पर जो हम जातिवृत्तीय वर्गीकरण करते हैं, तो उस जातिवृत्तीय वर्गीकरण के आधार पर पादप जगत को 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? 2 भागों में। एक है कौन बेटा? हमारे क्रिप्टोगेमस। एक है बेटा हमारे कौन? फिनेरोगेमस। क्रिप्टोगेमस वो है जिनमें बीज नहीं मिलते हैं, यानी बीज रहित। ठीक है, रहित का मतलब नहीं मिल रहे हैं, सीडलेस बोल दो इसको। और फिनेरोगेमस बीज युक्त। बीज युक्त का मतलब सीडेड, यानी जिनमें सीड मिलेंगे। तो सीडलेस बीज रहित क्रिप्टोगेमस, बीज युक्त आपके फिनेरोगेमस। फिर इस समूह के अंतर्गत 3 और समूह रखे गए। कौन कौन से समूह रखे गए सर? थैलोफाइट्स, सर ब्रायोफाइट्स, सर टेरिडोफाइट्स। इस समूह के अंतर्गत 2 रखे गए। कौन सर? जिम्नोस्पर्म, सर एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो सर डाइकॉट और सर मोनोकॉट। और ये पुष्पीय पादपों में लैंगिक जन्म में भी आपने पढ़ा हुआ था। अब आप मुझे बताइएगा, इस वर्गीकरण में क्या आपको विकासीय संबंध दिख रहा है? देखते हैं, कौन सा बच्चा मुझे बताएगा। और सर ये मेजरली किसने करा है? यहां पर ये एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है आइकलर। उन्होंने इस तरीके से वर्गीकरण किया। मुझे बताना, क्या इस वर्गीकरण में जातिवृत्तीय संबंध दिख रहा है? एक बच्चा कह रहा है सर प्लीज हिंदी लैंग्वेज। क्या इस वर्गीकरण में जातिवृत्तीय संबंध दिख रहा है? विकास दिख रहा है? हाँ सर। कैसे सर? सबसे पहले इस पृथ्वी पर किसको माना गया है? पादप थैलोफाइट्स को। थैलोफाइट्स के बाद कौन आए सर? ब्रायोफाइट्स आए। ब्रायोफाइट्स के बाद कौन आए सर? टेरिडोफाइट्स आए। टेरिडोफाइट्स के बाद सर कौन आए? जिम्नोस्पर्म आए। जिम्नोस्पर्म के बाद कौन आए? एंजियोस्पर्म। लेकिन एंजियोस्पर्म में पहले कौन आए सर? डाइकॉट। फिर कौन आए? मोनोकॉट। तो क्या ये पूरा का पूरा विकासीय संबंध था या नहीं था? यस सर। और अगर विकासीय संबंध के आधार पर यह वर्गीकरण दिख रहा है, इट मींस कैसा है? ये जातिवृत्तीय वर्गीकरण है। कैसा वर्गीकरण है? ये जातिवृत्तीय वर्गीकरण है। और जिसको हिंदी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, बेटा ये लो वनस्पति जगत का वर्गीकरण। कहां सॉरी वनस्पति जगत का वर्गीकरण ये रहा। हिंदी हमारी मातृभाषा। क्रिप्टोगेमस, फिनेरोगेमस। क्रिप्टोगेमस बीजहीन, बीज रहित। फिनेरोगेमस बीज युक्त। ठीक है जिद्दी गर्ल। थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ओके जिद्दी गर्ल, समझ में आया जिद्दी गर्ल? आज क्वेश्चन किए थे जिद्दी गर्ल? आपने किए थे? नहीं सर, हमने क्वेश्चन नहीं किए। यूट्यूब पे बोला था आकर क्वेश्चन करने के लिए, नहीं किए सर, हमने नहीं किए। लेकिन सर हम नोट्स बनाएंगे, हिंदी में बनाएंगे सर।
इंग्लिश मत बोलो सर बिल्कुल भी, ऊपर से चीरते हुए चली जाती है सर। लो बेटा, ये रही हिंदी, ये रही अंग्रेजी। ले 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 मजा ले 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 मजा ले 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 मजा ले 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 ले। हाँ जी, समझ में आ गया? ठीक, डन, क्लियर है, समझ में आ गया? इस तरीके से पादप जगत का क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। तो अब जरा सोचिए, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सोचो जल्दी से, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, दिमाग लगाओ। इस चैप्टर में हम कुल मिलाकर 4 चीजें पढ़ने वाले हैं। सोचो क्या 4 चीजें पढ़ने वाले हैं? सर हम थैलोफाइट पढ़ने वाले हैं, सर हम ब्रायोफाइट पढ़ने वाले हैं, सर हम टेरिडोफाइट पढ़ने वाले हैं, सर हम जिम्नोस्पर्म पढ़ने वाले हैं। क्या हम एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे? फट जाऊंगा मैं, बोलो, क्या हम एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे? सर हमारी क्लास नहीं चल रही है, सो गई बेटा, वो नींद आ रही थी, क्लास को रुक गई है। क्या हम एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे? दिमाग लगाओ, पढ़ेंगे, पढ़नी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, हल्का फुल्का पढ़ेंगे यार, ऐसे थोड़े ना है, हल्का फुल्का पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि जब ये याद दिलाऊंगा तो ही ये जल्दी से समझ पाओगे, क्योंकि ये पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। सोचो, ये पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। अरे भैया 12वीं कक्षा में पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पूरा चैप्टर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस सर। वो क्या था, एंजियोस्पर्म की स्टडी करी थी कि नहीं करी थी? अरे बांगड़ू, पूरा चैप्टर पढ़ चुका है, बीज पढ़ चुका है, फल पढ़ चुका है, जनाब A to Z चीज पढ़ चुका है, A to Z चीज इस चैप्टर में पढ़ चुका है। अब जरा सोच, ये पढ़ चुका है तो क्या ये कनेक्ट हो जाएगा जल्दी से? सोच, क्या तेरे को लघु बीजाणु धानी याद है? तेरे को गुरु बीजाणु धानी याद है? तेरे को लघु बीजाणु याद है? तेरे को गुरु बीजाणु याद है? क्या लघु बीजाणु से परागकण का निर्माण याद है? गुरु बीजाणु से कहीं ना कहीं सारी चीजें याद है कि नहीं है? याद है। हाँ सर हमने पिछले साल पढ़ा था, हम भूल गए हैं। बेटा परसों ना संडे को टेस्ट होने वाला, उसमें ये चैप्टर भी आने वाला है। हाँ जी, संडे को जो टेस्ट होगा उसमें ये चैप्टर भी आएगा, तो प्लीज पढ़ लेना। और जब ये पढ़ लोगे तो ये चीज आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये हमें कुल मिलाकर इस चैप्टर में ये 4 चीजें पढ़नी है। लेकिन ये 4 चीजें पढ़ने से पहले हमें कुछ और भी पढ़ना जरूरी, और वो यहां पर है क्या, वनस्पति जगत के लक्षण। पहले एक बार वनस्पति जगत के गुण देख ले, वनस्पति जगत के लक्षण देख ले। बहुत 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 हल्के लक्षण यार, सिंपल। जरा जल्दी से मुझे बताइए, क्या ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक है? क्या इस पर मुझे टाइम वेस्ट करना चाहिए कि प्लांट्स जो होते हैं वो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं कि नहीं होते हैं? जो प्लांट्स होते हैं क्या वो बहुकोशिकीय होते हैं? हाँ। यूकैरियोटिक होते हैं? हाँ। क्या कोई अपवाद बता सकता है इसका? प्रोकैरियोटिक तो नहीं होते। क्या एकल कोशिकीय हो सकते हैं? क्या एकल कोशिकीय हो सकते हैं? क्या एकल कोशिकीय हो सकते हैं? यस। किस में होते हैं सर? शैवालों में, थैलोफाइट्स में। थैलोफाइट जो समूह जो है यहां पर, कौन सा? ये जो थैलोफाइट समूह है, इस थैलोफाइट समूह के अंतर्गत किसको रखा जाता है? शैवालों को रखा जाता है, जिसमें से आप पढ़ेंगे हरी शैवाल, भूरी शैवाल, हरी शैवाल, भूरी शैवाल, और हरी शैवाल, भूरी शैवाल, लाल शैवाल जब पढ़ेंगे तो उसमें आप अपवाद देखेंगे। ठीक है दोस्त, तो याद रखना क्या कि आपके कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, पर्टिकुलरली शैवाल, जो एकल कोशिकीय होते हैं। डन, चलें आगे। नेक्स्ट दूसरा बिंदु, भैया इनमें वृद्धि निश्चित होती है क्या? सोचो, क्या इनमें वृद्धि निश्चित है कि नहीं बेटा ये पेड़ तो इतना ही लंबा होएगा, इससे ज्यादा नहीं होएगा, या तू इस जाति का है, इस जाति में इतनी लंबाई होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, तेरी ये टहनी इतनी बढ़ेगी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी, इससे